Hello everyone, greetings from Setu Chakra. As we all know that we were discussing and talking about Nehru and history writing, and we had started a series on the history writing of Nehru, where we have taken different issues or different major points related to his writing. We have discussed in the last video that what was Nehru's approach towards different isms, in which we have particularly covered capitalism, socialism, Marxism, and nationalism. Along with that, I have also discussed over Nehru's approach towards religion and Indian civilization. Now, in this video, we'll be talking more about Nehru and history writing, and particularly, I will be taking what Nehru has to say about the establishment of British rule and Indian politics. So, I'll be talking on that, and in this, uh, the, when we are talking about British rule in Indian politics, major issues I have taken, in which I have tried to cover what Nehru's approach was towards British rule in India, how he was seeing British rule in India. And that I have covered under 3 points. Firstly, what he thinks was the main reason for the establishment of British Empire in India. Secondly, I have taken his views regarding British policy, in which particularly I have focused on divide and rule policy of the Britishers, because Nehru has discussed this policy exhaustively, and उसमें अगर हम पर्टिकुलरली देखें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में, तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट और कम्युनल क्वेश्चन इन दोनों को देखते हैं. तो इन दोनों में नेहरू के क्या विचार थे, इस पर हम चर्चा करें. कम्युनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेहरू उस टाइम पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स में. तो ही कुड हिज राइटिंग कुड गिव अस द इनसाइट ऑफ एग्जैक्टली what was happening and what were the ideas, what were the views of different corners regarding the communal question. इसके अलावा कांग्रेस के रोल पर भी उन्होंने लिखा है, एंड आई ट्राई टू डिवाइड इट इनटू टू. फर्स्ट, द रोल ऑफ कांग्रेस in the pre-Gandhian era, in which I have covered the moderates and the extremists, and then in the Gandhian era, जिसमें मैंने particularly ये बताया है कि नेहरू गांधी के बारे में क्या कहते हैं और गांधी को किस तरह से देखते हैं, और गांधी के जो निर्णय थे उस पर उनके क्या विचार थे. So now let's first start with the establishment of British rule. ब्रिटिश रूल भारत में क्यों स्थापित हुआ, क्या कारण था जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई. जब इस पर चर्चा करते हैं तो नेहरू इसको दो दृष्टिकोण से देखते हैं, एक भारतीयों की तरफ से और एक अंग्रेजों की तरफ से. भारतीयों की तरफ से वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, हमारे म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट थे, हमारी अपने अंदर की वीकनेस थी, जिसने एक सबसे बड़ा आधार दिया, सबसे बड़ा कारण बना ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना. It would have never been possible for the Britishers to establish themselves as a supreme power, as a paramount power, if we had not been in conflict with each other. और इसी के साथ वो एक दूसरा कारण भी जोड़ते हैं. वो ये कहते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो एक ट्रेजर हंट की तरह आए थे, और कहीं ना कहीं भारतीय जो है अपने लाभ के लिए उनके साथ जुड़े रहे, और वो इस चीज में पूरी तरह से फेल कर गए. अदूरदर्शिता थी उनकी कि वो ये नहीं देख पाए कि ये लोग जो कि वाणिज्यिक दृष्टिकोण से भारत में प्रवेश किए हैं, ट्रेडर्स की तरह प्रवेश किए हैं, वो आगे चल करके भविष्य में भारत में एक साम्राज्य की स्थापना भी कर सकते हैं. इस चीज को देखने में कहीं ना कहीं हम लोग पूरी तरह से असफल हो गए, जो एक बहुत बड़ा कारण बना भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का. और वहीं दूसरी ओर वो ब्रिटिशर्स के लिए कहते हैं कि ब्रिटिशर्स वो क्वाइट फॉर्च्यून और फ्लूक, एक रीजन उन्होंने बताया है. फ्लूक मतलब कोई भी भाग्य
से साथ देने वाली कोई घटना अचानक से हो जाए जो कि आपके लिए लाभकारी। तो ये सारी चीजें जो है अंग्रेजों की तरफ से कारण बनी। बट ही हैज आल्सो ऑन द अदर हैंड एक्सेप्टेड दैट वी कैन नॉट वेट द फैक्ट दैट the Britishers had the potential, they had the ability to take maximum profit from that fortune. भाग्य तो मिला पर उस भाग्य से निकालने की क्षमता भी ब्रिटिशर्स में थी और इससे हम नकार नहीं सकते। जब हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो ये स्थापना जो है अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो ये प्लासी के युद्ध से शुरू, लेकिन प्लासी के युद्ध को नेहरू ने सीरीज ऑफ इंटरव्यूज कहा है। इसलिए वो ये कहते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने जिस साम्राज्य की स्थापना की वो एक ऐसी नींव पर खड़ा था जिसमें षड्यंत्र था, जिसमें धोखा था, जिसमें फ्रॉडरी थी, इसलिए ये धोखे पे खड़ा हुआ साम्राज्य। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, चाहे हम उसको शुरुआती 100 साल में कंपनी के शासन के रूप में देखें और चाहे बाद में क्राउन के शासन के रूप में, इट वाज ऑल प्लंडर। What was the difference between these two rulers? That means before 1857 and in the post-revolt period, it was only the difference that the rule under the crown was a legalized exploitation. वो कह रहे हैं कि शोषण तो तब भी हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी अधीन हो रहा था, और जब ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना पूरी तरह से उसका जो शासन था वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया था, अंग्रेजी सरकार के हाथ में आ गया था, तब भी वहां पे शोषण हो रहा था। अंतर बस इतना है कि वो अब लीगल हो गया था। ऑन ब्रिटिश पॉलिसी ही हैज गिवन अ वंडरफुल कोट व्हिच आई लाइक टू से हियर। उन्होंने कहा, beneath the appearance of virtue there is greed and cruelty and unscrupulousness. Beneath the kid glow of civilization there is a red claw of beast. बेहतरीन एक्सप्रेशन है ब्रिटिशर्स का, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमेशा एक पॉलिसी अपनाई है where on one side they are trying to say that they are working for the development of the nation, they are working for the constitutional advancement of the nation. On the other hand, they were exploiting the nation to its maximum limit. जहां तक वो लूट सकते थे, जहां तक वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे, वहां तक उन्होंने किया। And that's why Nehru has said that government was largely trade and trade was largely plunder. सरकार लगातार व्यापार कर रही थी, पूरी तरह से व्यापारिक सरकार थी, और व्यापार जो था वो वास्तविकता में एक लूट थी। और इन सब काम को करने के लिए उन्होंने इतिहास को भी एक इतिहास लेखन को भी एक माध्यम बनाया, which was focused on two aims: first to clarify their own rules and second to manipulate the past of the colony in which they were ruling, ताकि वो अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूरा कर सके। वो बाहर से आए थे लेकिन कभी भी वो इंडियन कल्चर को अडेप्ट नहीं कर पाए, यहाँ को अपने आप को बना नहीं यहाँ की चीजों को अपना नहीं पाए, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को एक मास्टर रेस समझते थे। उनमें रेशियलिज्म था, डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल सुपीरियरिटी थ्रू आउट इनके रूल में भारत में दिखाई देती है। दैट इज वन ऑफ द फीचर व्हिच इज इनहेरेंट टू इंपेरियलिज्म, ऐसा नेहरू का कहना था। और नेहरू ये भी कह रहे थे कि अंग्रेजों ने जब भारत में शासन किया तो इस तरीके से किया जिसमें उन्होंने भारत को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि वो अपने आप को एक सुप्रीम पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर सके। एंड फॉर ऑल दिस देयर वर टू मेन, कह लीजिए कि माध्यम के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया, टूल के रूप में इस्तेमाल किया। वन वॉज डेमोक्रेसी एंड सेकेंड वॉज इंग्लिश एजुकेशन, सॉरी, वन वॉज ब्यूरोक्रेसी एंड सेकेंड वॉज इंग्लिश एजुकेशन। जहां ब्यूरोक्रेसी वर्ल्ड का, ब्यूरोक्रेसी के लिए उन्होंने कहा है कि द वर्ल्ड मोस्ट टेनाशियस ट्रेड यूनियन, उसको ट्रेड यूनियन का नाम दिया है उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को। वहीं दूसरी ओर इंग्लिश एजुकेशन के लिए वो कह रहे हैं दैट इट वाज द पासपोर्ट टू गवर्नमेंट सर्विसेज, बिकॉज गवर्नमेंट वाज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। और अगर गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिल रहा था तो लोग या तो खेती में जा रहे थे और नहीं तो वो बेरोजगार रह जा रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई काम ही नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो गवर्नमेंट अपना ही नहीं रही थी। And here Nehru enters the heated debate of the British rule in India, that is कि भारत में जो ब्रिटिशर्स का शासन था वो भारत के विकास के लिए था या नहीं था, इस बात को लेकर के बहुत डिबेट हुआ है। नेहरू ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है
कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के एजेंट थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भारत में एक ऐसी स्मूथ इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी नहीं अपनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार्केट को खत्म कर देती जो मार्केट इंडिया उन्हें प्रोवाइड कर रहा था, अगर इंडिया में वो औद्योगिकरण की नीति अपनाते। और दूसरा, औद्योगिकरण की नीति अपनाने का मतलब पॉलिटिकल ग्रोथ होना, अवेयरनेस होना, विच वाज डेफिनेटली अ थ्रेट, अ डेंजर फॉर देयर imperialist needs, for their imperialist ambitions. तो इस वजह से कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को उन्होंने उस तरह से नहीं अपनाया, वो भारत के विकास के लिए उस दृष्टिकोण से काम नहीं कर रहे थे। और उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इस वजह से पूरी तरह से रोक दिया। They converted India into agricultural colony for industrial England, क्योंकि इंग्लैंड की जो इंडस्ट्री थी उनको रॉ मटेरियल्स का सप्लाई चाहिए था जो कि इंडिया के एग्रीकल्चर से अवेलेबल हो रहा था। So that's how they have converted this whole colony into an agricultural colony, or you can say a supplier of raw material. रेलवे, जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात आती है ब्रिटिश टाइम पीरियड में, तो रेलवे सबसे प्रमुख आता है, जिसके लिए उन्होंने कहा जहां वो एक तरफ लाइफ गिवर था, वहीं दूसरी तरफ वो पूरे हमारे देश को एक इम्प्रिजन करने वाला, एक बंधन में रखने वाला एक लोहे के जंजीरें थी या लोहे की हथकड़ी थी जो पूरे भारत को बांधे रख रही थी कैद में। As far as the land revenue system is concerned, उन्होंने land revenue system के लिए कहा कि it was very exploitative, the revenue that was collected by the government was too high, but on the other hand he also said that it was all designed and planned and implemented in a way where a large group of landholders can stand up in favor of the government. वो ये देखे कि उनका लाभ इसी चीज में है कि भारत में ब्रिटिश शासन कंटिन्यू करता रहे, एक ऐसे सिस्टम उन्होंने बनाया। जब उनके पॉलिसी की बात आती है, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की बात आती है, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सबसे ऊपर आ जाती है। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए कहा कि अंग्रेजों ने हमेशा डिसरप्टिव टेंडेंसीज को इनकरेज किया। उन्होंने माइनॉरिटी के मुद्दे को उठाया ताकि वो नेशनलिस्ट जो एक फ्रंट खड़ा हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उसको रोक सके। And he said that English always gave an excuse to the imperialist power to stay on and pose as the impartial arbiter. वो दोनों के बीच में एक impartial arbiter के रूप में खड़े रहते थे और इस तरह से उनको एक बहाना मिल जाता था किसी भी काम को करने का या ना करने का। He said that the British government created a triangle जहाँ पे गवर्नमेंट बीच में थी और उसके एक साइड में गवर्नमेंट प्ले कर रही थी दूसरी साइड के अगेंस्ट बाय गिविंग स्पेशल प्रिविलेज। उन्होंने इन सारी चीजों को हाईलाइट किया और उन लोगों ने रीइंफोर्स किया इस तरह की सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। ये ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। जब वो एक पॉलिसी बना रहे थे तो उन्होंने इन सारी चीजों को कंटेन करने के लिए, पर्टिकुलरली द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उस ग्रोथ को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक अलायंस फॉर्म किया ताकि किसी तरह की सोशल रेवोल्यूशन की होने की संभावना को वो खत्म सके। उनको एक भय था कि भारत में कहीं एक सामाजिक क्रांति ना आ जाए ब्रिटिश के खिलाफ, जो कि ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह से समाप्त कर दे। इस वजह से उन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया एंड दैट इंक्लूडेड 3 मेंबर्स। पहला प्रिंसली स्टेट, दूसरा जमींदार और तीसरा एक्सट्रीम कम्युनलिस्ट। इन तीनों को अपने फेवर में करके इस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का एक जो सबसे बड़ा टूल था वो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसी वजह से नेहरू ने कहा कि ये एक सबसे बड़ा रोड़ा था, रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था जिसने एक कम्युनिटी को पूरे राष्ट्र से अलग कर दिया। और जब ये फर्दर एक्सपैंड हुआ आगे के एक्ट में, यानी 1919 में, 1935 में, और हम देखते हैं कि वो अब एक कम्युनिटी ना रह करके वो जैसे हिंदूज में भी आपस में वो सेपरेट इलेक्टोरेट किया जाने लगा 1935 के एक्ट में। तो उसने पूरे सोशल लाइफ को, पूरे होल जो स्ट्रक्चर था उसको पॉइजन कर दिया। इट लेड टू डिविजन।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में नेहरू कहते थे, he has used a very nice term, mosaic of these separate compartments. अंग्रेजों ने राष्ट्रवाद को रोकने के लिए सेपरेट कंपार्टमेंट्स बना दिए थे, उसका एक मोज़ेक बना दिया था। और इस सारी चीजों ने, इन सारी पॉलिसी ने, बजाय इसके कि माइनॉरिटीज को और मजबूत करे, जो बैकवर्ड थे उनको और बैकवर्ड रखा और डेलिबरेटली ये काम किया, जिससे वो पर्पस ही खत्म हो गया जिस पर्पस से सेपरेट इलेक्टोरेट इस एक्ट में लाया गया था। तो क्योंकि अंग्रेजों का कभी भी उनका एडवांसमेंट अंग्रेजों का उद्देश्य कभी नहीं था, बल्कि राष्ट्रवाद को रोकना उनका उद्देश्य था। कम्युनल क्वेश्चन पे नेहरू ने कहा कि जो अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, उनके जो कम्युनल क्वेश्चन को हैंडल करने का जो तरीका था, उससे वो चीज हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने उन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जो कि डाइवर्जेंसेस में ज्यादा एम्फसाइज कर रहे थे rather than on common interest। उनका ये कहना था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक भी नेशनलिस्ट मुस्लिम को नॉमिनेट नहीं किया और कम्युनल डिमांड्स को सपोर्ट किया गया, कम्युनल ग्रुप्स को सपोर्ट किया गया। और ये सारी जितनी लड़ाई हो रही थी, इनका कहना था कि ये सारी लड़ाई नौकरी के लिए, चाहे कोई भी कम्युनल ग्रुप हो, वो सब लोग नौकरी के लिए लड़ाई कर रहे थे। और जहां पे नौकरी की बात आती है, वहां अपर मिडिल क्लास ज्यादा हावी हो जाता है और उनका रोल इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पॉलिटिकल डिमांड चल रही थी, ये मिडिल क्लास इस तरह से दिखा रहा था जैसे कि ये मासेस की डिमांड है, और मासेस में भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के मासेस की डिमांड है, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं था। नेहरू का ये कहना था कि जिसे हम भारत के इतिहास में एक हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन के रूप में पढ़ते हैं, वो बेसिकली एक मिडिल क्लास अफेयर था, who were quarreling over more and more jobs, and it was given a communal color and filtered down to masses। तो नतीजा ये हुआ कि वो लोग सब अपने ज्यादा से ज्यादा नौकरी पाने के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, वो नौकरी तो अंत में अपर मिडिल क्लास के लोगों को मिलनी थी, पर उसके जो कम्युनल पॉइजन था वो फिल्टर डाउन हो गया और वो मासेस तक पहुंच गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक कोट करना चाहूंगी जो मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, इट वाज ऑल जॉब, बिग जॉब, लिटिल जॉब, job seats for Hindus, for Muslims, for Sikhs. Opportunism was rampant and different groups seemed to prowl about like hungry wolves waiting for their prey. The spoils under the new constitution. The very conception of freedom had taken the form of large-scale jobbery. Indianization, it was. वो कह रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता के नाम पे जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये लोग सब लोग अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे, जॉबरी के लिए लड़ रहे थे, ऐसा नेहरू कह रहे हैं। और उन्होंने जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी है, दो राष्ट्र सिद्धांत, उसकी भी आलोचना की, उन्होंने क्रिप्स मिशन की भी आलोचना की, और इस आधार पर की कि क्रिप्स मिशन ने वो दरवाजा खोल दिया जिसमें भारत में एक नहीं बल्कि अनगिनत विभाजन होने की संभावनाएं मौजूद। कांग्रेस को लेकर के जो उनका जो रवैया था या उनका जो अप्रोच था, दैट वाज आल्सो नॉट वेरी पॉजिटिव। खास तौर से जब हम मॉडरेट्स वाले टाइम पीरियड में आते हैं, तो उनका कहना था कि मॉडरेट पीरियड में जितने भी लोग थे वो सब अपर मिडिल क्लास के थे, और अपर मिडिल क्लास को लेकर के नेहरू का क्या अप्रोच था ये हम अभी पीछे देख चुके हैं। और उन्होंने कहा कि ये सभी लोग ब्रिटिश रूल के अंडर में प्रॉस्पर कर रहे थे, मॉडरेट्स को पूरी तरह से ये अपर मिडिल क्लास को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये किसी तरह से तुरंत होने वाले परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उस तरह के परिवर्तन से अपने पोजीशन को लेकर के एक खतरा महसूस हो रहा था। इनका ये भी कहना था कि जब एक्सट्रीमिस्ट की बात आई तो वो कह रहे थे एक्सट्रीमिस्ट वर on the other hand they were also not representing the masses, in fact they were extremists were representing the lower middle class। और उन्होंने मिडिल क्लास के रोल को, he has been, when you go through his writings you will see that he has been very critical with the role of middle class। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया that they were the hangers on of middle British rule who shared the crumbs that fell from the richly laden table of the British ruling class, that he has written in his book Glimpses of World History।
उन्होंने कांग्रेस की पॉलिसी को उस दौर में लगातार क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार इस तरह की किसी भी परिस्थिति या किसी भी जिम्मेदारी को लेने से बच रही थी जो राष्ट्र उनसे मांग रहा था एक्शन के लिए। वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, वो बातें तो बहुत करते थे लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती थी तो वो पीछे हट जाते थे। और वो कभी भी कांग्रेस मास ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा। इट वाज ओनली आफ्टर द एंट्री ऑफ गांधी दैट कांग्रेस, व्हिच वाज ओनली लिमिटेड टू the middle class group, it converted into a mass organization, and here comes the entry of Gandhi. Gandhi को लेके Nehru, he is very he's very positive, very he appreciated a lot not only the ideology of Gandhi but the methods that he has adopted. उन्होंने नॉन वायलेंट मीन्स और सिविल डिसोबीडियंस, इन सारी चीजों को बहुत ही अडियरेंट फॉलोवर की तरह बहुत ही पैशनेट होकर के इन सारी चीजों को लिखा। और गांधी को एक बहुत ग्लोरियस लीडर की तरह उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है। He says that he has a charismatic personality, he has a spell over the masses. वो उनका इतना प्रभाव था आम जनमानस में कि इस तरह का करिश्माई प्रभाव, एक तरह से उसे कह सकते हैं, जो किसी भी लीडर के पास नहीं था इस तरह। गांधी के लिए वो कहते हैं कि ही इज अ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ कंफ्यूज्ड डिजायर्स ऑफ द पीपल। और वो ये कहते हैं कि गांधी पे लोगों का इतना फेथ था कि कोई भी उन्हें ब्लैंक चेक दे सकता था। इतना फेथ उन्होंने गांधी के लिए लिखा है, नॉट ओनली अबाउट हिमसेल्फ बट ऑल्सो अबाउट अदर लीडर्स। लेकिन वो दूसरी तरफ एक चीज ये भी बता रहे हैं कि जो कांग्रेस लीडर थे वो गांधी की एक्टिविटीज से बहुत खुश नहीं थे या बहुत उसका समर्थन नहीं करते थे। पर दिक्कत ये थी कि वो लोग गांधी को निकालने के लिए तैयार भी नहीं थे, बिकॉज दे न्यू दैट गांधी कमांडेड द डिवोशन एंड द लॉयल्टी ऑफ द मासेस। अगर वो गांधी को निकाल दे तो मासेस पर अपना प्रभाव बनाए रखने वाला दूसरा इस लेवल का लीडर नहीं था। लेकिन गांधी के बहुत तारीफ करने के बाद भी, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होने के बाद भी, वो ये कहते हैं कि that he has lot of dissatisfaction, he has expressed his dissatisfaction the way Gandhi has suspended the non-cooperation. वो ये कह रहे हैं कि that if this was an inevitable consequence of the sporadic act of violence, then surely there was something lacking in the philosophy and technique of non-violence struggle. उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया है कि चौरी चौरा आंदोलन जो है वो प्रमुख कारण नहीं था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करने का, बल्कि गांधी ये देख पा रहे थे कि ये आंदोलन कई टुकड़ों में बट रहा है और आम जनमानस इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि वो एक लीडरलेस सिचुएशन को हैंडल कर, क्योंकि बहुत तेजी से सारे लीडर्स अरेस्ट किए जा रहे थे और लीडरलेस सिचुएशन आ जाए तो लोग एकदम हाथ के बाहर निकल जाएंगे। दे आर नॉट रेडी फॉर एनी सच सिचुएशन। सो इट वाज द डिमांड ऑफ द टाइम, द अर्जेंट नीड ऑफ द टाइम टू टेक बैक द मूवमेंट। लेकिन हाँ, नेहरू ने इन सारी चीजों के साथ इस बात के प्रति भी अपना कह सकते हैं कि अपने असंतोष व्यक्त किया है कि जो उन्होंने निर्णय लिया था वो लिया था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कंसल्ट नहीं किया उस निर्णय को लेने पहले, और उन्होंने अचानक से ये निर्णय ले लिया। So there are many things regarding Nehru's history writing, and we have discussed in this series. Now this is the 4th or the 5th video in this series. We have discussed कि नेहरू कैसे एक साइंस के बैकग्राउंड से आकर के कैसे उन्होंने हिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट लिया, क्यों हिस्ट्री के बारे में लिखा, हिस्ट्री को एज अ डिसिप्लिन वो कैसे देखते हैं, उनका डिफरेंटिज्म के प्रति क्या अप्रोच है, और जो इंडिया में ब्रिटिश रूल की स्थापना है या जो ब्रिटिश पॉलिसी है उसको लेकर के वो क्या कहते हैं। But other than that, what he has to say about the separate electorate, communal question, गांधी, रोल ऑफ कांग्रेस, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, वो कभी भी ऐसा उन्होंने अपनी बुक में लिखा है that he was never in favor of partition। पर हम अगर उन सारी चीजों को एनालाइज करेंगे तो ये तो ठीक है कि गांधी की नेहरू एक प्रोफेशनल एकेडमिशियन नहीं थे, पर उनकी किताब को यदि आप पढ़ेंगे तो कभी कभी लगता है कि जैसे वो एकदम से स्वीप कर गए हैं।
एक बार अचानक से एक सेंचुरी के बारे में बात करते हैं और फिर अचानक से आगे एक लंबा गैप दे करके और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो उनकी बुक में इतना लंबा टाइम पीरियड कवर हुआ, ही हैज स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम्स इन मेमोरियल और कंटेम्प्रेरी पीरियड तक। तो इतने बड़े एरिया को अगर आप कवर करते हैं, आपका स्कोप इतना ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सेकेंडली, जो ये सारी राइटिंग्स है इसमें definitely अगर प्रोफेशनली हिस्ट्री हम लिखेंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, टू नो अबाउट द chronology of events. We cannot understand and analyze different historical events without you can say without chronology. That is an important part of history. और नेहरू चूंकि प्रोफेशनल एकेडमिशियन नहीं थे तो उन्होंने क्रोनोलॉजी को कोई इस तरह का महत्व नहीं दिया है और उस तरह के हम रिकॉर्ड्स उनकी राइटिंग्स में नहीं देखते। And while analyzing, we have to keep in mind that he was in jail, as I have said all these things. I mentioned all these things in my first video when I started the Nehru's writing. और उसमें मैंने बताया है कि वो बहुत कंपल्जन में, बहुत प्रेशर में, एक एबनॉर्मल सिचुएशन में अपनी राइटिंग लिख रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अगर नेहरू किसी तरह की हिस्ट्री राइटिंग लिखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आना लाजमी है, वो उससे नहीं बच सकता। दूसरी चीज है कि जब आप उनकी राइटिंग्स पढ़ेंगे तो यू विल फील दैट ही हैज बीन टू रूट टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन एंड द रोल ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। जिस तरह से उन्होंने प्री गांधी कांग्रेस के रोल की बात की है, उसे पूरा नकार देना और पूरी तरह से डिनाई कर देना, वो कहीं ना कहीं एक राइट जजमेंट नहीं लगता है। लिबरल्स के प्रति भी जो उनका रवैया था वो अपनी राइटिंग्स में वो उस तरह का नहीं था जैसा कि होना चाहिए। वहां पर भी हमको काफी ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। So moderates have played an important role, particularly when we talk about the economic aspect. ब्रिटिश रूल का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट था और उसको क्रिटिकली एनालाइज करना, अलोंग विद डेटा उसको स्टडी करना, उसको बाहर निकालना और उन सारे अल्टीरियर मोटिव्स को लोगों के सामने रखना और लोगों को एजुकेट करना इन मामलों में, इसमें मॉडरेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एंड वी कैन नेवर डिनाई इट। लेकिन नेहरू ने जिस तरह से लिखा है उन्होंने मॉडरेट के रोल को पूरा खत्म कर दिया और ऐसा लगा जैसे कि गांधी के एंट्री के पहले भारत में किसी तरह की कोई स्वतंत्रता की लड़ाई न हुई हो। तो ऐसा नहीं था। एक्सट्रीमिस्ट्स आल्सो हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, though they all are of different ideologies, they all have adopted their different methods. That's a different thing when we analyze those, but saying that they have no important role or they have not given any contribution in the freedom struggle, so that is something I feel कि वो एक सही जजमेंट नहीं है इतिहास में। So that's all about Nehru and history writing. Hope you all have liked this, and in the next video we'll be seeing other things. Thank you